दो क्वेश्चन बना दो और तुम सर। हाँ, तो इसमें सारा जो है देखिए 11th का जो है चैप्टर, जैसे स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर्स है, तो ये पार्ट एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्केलर एंड वेक्टर क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम रह ही जाएगा। ये सिलेबस जो आपको हम डिज़ाइन करके दे रहे हैं एकदम सेम ऐसे ही पढ़ना होगा आपको। जब ऐसे ही पढ़िएगा तब जाके समझिए कि आपका कंप्लीट होगा और तब फिजिक्स में मज़ा आएगा पढ़ने में। अब मेडिकल का क्वेश्चन नहीं बना, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बना तो फिर मज़े नहीं है फिजिक्स पढ़ने का क्या। और एससी वर्मा अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि फिजिक्स आप 100% कर लिए, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता है। एससी वर्मा एक बार जब बन गया तो समझिए कि आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, जैसे कि स्केलर एंड वेक्टर जो यूनिट है, ये एक चैप्टर है नहीं, ये तो मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। जो चौथा चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो मोशन इन प्लेन जब पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब पढ़ाया जाएगा कि फ्लाइट कैसे उड़ाया जाता है, कैसे कितना एंगल से लिया जाता है, कितना एंगल से उसको इंक्लाइन किया जाता है या डिक्लाइन किया जाता है, या किस एंगल से उसको मूव कराया जाए, या एयरक्राफ्ट वगैरह जो होता है, जो फाइटर प्लेन वगैरह जो बोलते हैं, तो वो मोशन इन प्लेन में बताया जाएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, ठीक है ना, तो उसमें इसका पूरा यूज़ होता है। आधा यही पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर ही है, तो वहाँ पर हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ जब पढ़ा देंगे तो, ठीक है ना। तो आधा चैप्टर आपका वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। स्केलर और वेक्टर ये जो पार्ट है आपका, जैसे फिजिक्स को बांटा गया है दो भाग में। जैसे आप 9th में जो पढ़े थे तो ये अलग अलग करके नहीं पढ़ाया गया था, मगर यहाँ आपको अलग अलग करके पढ़ना है। मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स पोर्शन जब हम पढ़ेंगे, बढ़िया लेवल का जो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसी पर बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनेगा। काइनेमेटिक्स जैसे ही स्टार्ट होगा वहाँ पर इसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी हम पढ़ाएंगे, एक्सलेशन पढ़ाएंगे, रिटार्डेशन पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर सब पार्ट आएगा। स्केलर और वेक्टर, वेक्टर पार्ट आएगा तो वेक्टोरियल मेथड से सॉल्व करेंगे। स्केलर आएगा तो स्केलर आप जानते हैं, जो आप क्लास 1 से 10 तक जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, डेट इज़ द स्केलर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी था आपका वो स्केलर फॉर्म था। अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा है कि एंगल का यूज़ किया जाएगा, तो एंगल आप निकालना सीख जाएंगे, वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो इसमें आपको पढ़ाए भी थे, फिर से एक बार पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया है, ऐसे तो 3 भाग में बांटा गया है, मगर यहाँ पर 2 ही भाग लिया जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस में तीसरा पार्ट नहीं लिया गया है, ठीक है ना। वो पढ़ना है ग्रेजुएशन में जब जाइएगा तब। तीसरा पार्ट भी इसका है जिसको हम बोलते हैं टेंसर, जिसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। मतलब फिजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड्स अप्लाई किया जाता है। एक स्केलर मेथड्स होता है, एक टेंसर मेथड होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक मेथड बनाया गया जिसमें डायरेक्शन नहीं लिया जाता है। डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, विदाउट डायरेक्शन काम करेंगे। जैसे आपको यहाँ से अघोरिया बाजार जाना है तो जाने का रास्ता बहुत सारा है, मोती झील से भी जा सकते हैं, मिठनपुरा से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, या शेरपुर से भी होके जा सकते हैं, ठीक है। तो जाने का जो वे होता है विदाउट डायरेक्शन जब होगा, मतलब कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो डायरेक्ट उसको हम सॉल्व कर देंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करके, ठीक है ना। जब डायरेक्शनल बात किया जाएगा तो सबसे शॉर्ट देखा जाएगा। जैसे आप यहाँ से बाय एयर जाते हैं, फ्लाइट से जब जाइएगा तो बाय एयर जाएंगे तो एकदम सीधा रास्ता लेना पड़ेगा, है ना। तो सीधा जब लिया जाता है तो वो स्ट्रेट का मतलब कि डायरेक्शन की बात किया जा रहा है। जब एक डायरेक्शन जब लेते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को जब लेंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और उसी को वेक्टर कहते हैं। मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, जिसको डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। अब विदाउट डायरेक्शन सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहते हैं। तो कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि वो दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर देगा। जैसे आप बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। हाँ, स्केलर होगा ही, मगर कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे उसका रूल्स जो होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, या इसका अलजेब्राइक मेथड जो होता है, उस दोनों को ये रूल फॉलो करेगा तो उसको टेंसर बोला जाता है। तो टेंसर अभी नहीं पढ़ना है, +2 में नहीं पढ़ना है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है ना। इस सिलेबस में नहीं है। 2 चीज़ के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, स्केलर और वेक्टर को, ठीक है ना। तो स्केलर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं स्केलर, कैमरा में दिख रहा है ना पूरा क्लियर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वर्ल्ड में जो भी आप चीज़ के बारे में पढ़ते हो फिजिक्स से रिलेटेड होता है ना, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, या मोमेंटम है, या एंगुलर मोमेंटम है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसको बांटा गया है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में बांटा गया है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब होता है मात्रा, है ना, डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, मात्रा होगा। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग, जिसके पास, विच हैविंग मतलब जिसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा, दिशा नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिशा नहीं होगा आपका, ठीक है। इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को स्केलर कहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्केलर, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है स्केलर का जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे टाइम, टाइम में कोई दिशा हो सकता है, नहीं हो सकता है, टाइम कोई भी डायरेक्शन का हो सकता है ना। इसके बाद आपका है डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पाथ कवर बाय द बॉडी, मतलब जो आप पाथ जो तय करते हैं उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। स्पीड, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से वर्क डन, वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन होगा ना, लेकिन ये नहीं पता होगा कौन सा डायरेक्शन। हाँ, कौन डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, एक ही चीज़ है, मैं उसको दो भाग में बांट दिया गया है। जब पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और पाथ किसी भी डायरेक्शन में कवर करते हैं तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। वो तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो मतलब एक किसी भी डायरेक्शन, जैसे यहाँ से घोड़िया बाजार जाना है तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी तरफ से आप जा सकते हैं, तो पाथ कवर हो गया, दैट इज द डिस्टेंस। फिक्स डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारा डायरेक्शन उसमें होगा, है ना। और एक डायरेक्शन जैसे एकदम सीधे जाना है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है ना, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब स्केलर हो जाएगा। वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको अल्फाबेटिकली हम दिखाते हैं, जैसे ए से दिखा सकते हैं, या कैपिटल ए से दिखा सकते हैं, बी से दिखा सकते हैं, कैपिटल बी से दिखा सकते हैं। स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए, बी और बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो कैलकुलेशन जो होता है, इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड अपॉन द सिंपल अलजेब्राइक मेथड, सिंपल अलजेब्राइक मेथड्स। सिंपल अलजेब्राइक मेथड्स कहने का मतलब क्या, जैसे अलजेब्रा जो आप पढ़े थे, बीजगणित जो पढ़े थे, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग आप कर रहे थे, तो उस मेथड्स के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब a इक्वल टू, अगर मान लें 5 kg का अगर सामान है, मास है आपका, और दूसरा आपका 10 kg का है, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। सिंपली एडिशन इसका हो सकता है, a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 kg हो जाएगा। a बाई बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। 1/2 a इंटू बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, मतलब आपका 50 kg स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली इसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गुना भाग जो भी आप करते थे पहले वही करना है, इसमें कुछ नया काम नहीं होगा। स्केलर फॉर्म में होगा तो जैसे ही वेक्टर फॉर्म आएगा तो बहुत सारा नया मेथड आपका इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको उतारिए, जितना अभी तक मैंने सब स्केलर, हाँ सब स्केलर है। और उसके बाद आप जब उसी में अगर मेथड चेंज करेगा तो उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर में ही कहने का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिया जाएगा तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, जिसमें दिशा भी लिया जाएगा और मात्रा भी लिया जाएगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे आप बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स जो वर्ड है वो क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई डायरेक्शन की बात कर रहा है। फोर्स हवा में नहीं लगेगा या किसी भी डायरेक्शन में, कोई ना कोई बॉडी पर लगेगा। जैसे आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन है ना। मास की बात करेंगे तो कहीं रखा हुआ है क्या,
फोर्स जो होगा डायरेक्शन होगा उसमें, मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, उसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है कि इनिशियल से फाइनल के बीच में एकदम सीधा होगा तो डायरेक्शनल होगा, है ना। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude as well as direction is called vector। जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे छोटा दूरी होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है सीधे जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, सीधा जब चलता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका है टॉर्क, टॉर्क जो होगा ये भी आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। मैग्नेटिक फील्ड, सर पावर किसमें है? मैग्नेटिक फील्ड पावर जो होगा आपका पावर हो जाता है स्केलर, वर्क डन बाई टाइम है ना तो स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे इसको हम जब दिखाएंगे तो ए लिखेंगे तो इसको ऊपर एरो लगा देंगे, या अगर बी लिखते हैं तो इसको ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप ए को थोड़ा सा थिक कर दीजिए, मोटा कर दीजिए। जैसे बुक में क्या होता है कि एरो नहीं लगा रहता है बहुत जगह, ठीक है ना। बहुत बुक में एरो नहीं देगा, मोटा कर देता है, दिखने से पता, जब देखिएगा सही से तो मोटा, थिक जब मोटा जैसे दिखेगा समझिए कि वेक्टर है वो, है ना। बी जो होगा आपका, बी को थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा तो भी आपका वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर का जो कैलकुलेशन जो होता है, मतलब इट्स कैलकुलेशन, कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकता है। हाँ दोनों में हो सकता है, ठीक ना। जैसे बी आप लिखते हैं तो इसको आप बी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, मोटा करके लिख दीजिए तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड अप ऑन द वेक्टोरियल मेथड। वेक्टोरियल मेथड्स का मतलब ये होता है कि इसका एक अपना मेथड्स होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सब अलग तरीका से होता है। सिंपली आप इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अभी आपको हम बताए भी नहीं थे, ठीक है ना, आप बताएंगे पूरा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी इसका रूल्स होता है, मल्टीप्लिकेशन जब नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं बढ़िया लेवल का, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करने का भी अलग तरीका है, ठीक है। जैसे इसमें वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन में क्या होता है, इसी को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है मतलब घटाने का भी इसका अलग तरीका होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड होता है जिसमें आपको बताया जाएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। डॉट और क्रॉस दो चीज़ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेक्टर को पढ़ने के लिए पहले इसका टाइप के बारे में समझना होगा कि वेक्टर कई टाइप का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, मतलब जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा फिजिक्स में होता है, वो है आपका यूनिट वेक्टर। मतलब ये हर जगह आएगा, 11th में भी 12th में भी यूनिट वेक्टर। यूनिट जो वर्ड है, यूनिट मतलब समझते हैं 1, जिसका वैल्यू 1 होता है उसको यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मात्रा क्या होता है 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हैं
कि अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ये क्या चीज़ को दिखाता है, दिशा को दिखाता है। डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स होता है उसका वो डायरेक्शन को भी दिखाता है। यूनिट वेक्टर का दो काम है, एक तो मैग्नीट्यूड बताएगा कि 1 होता है, दूसरा डायरेक्शन बताएगा। मतलब कोई भी वेक्टर आप लेंगे तो उसका एक दिशा होगा, जैसे हम बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। जैसे हम बोलते हैं दीवार पर फोर्स लग रहा है, तो दीवार पर जो फोर्स लग रहा है तो कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, 120 लग रहा है, 180 लग रहा है, या 170 लग रहा है, या 30 डिग्री पर लग रहा है, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा ही, है ना। हाँ, यूनिट वेक्टर के बिना डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब फिजिक्स में जैसे बोला नहीं जाएगा। हाँ, एक रहेगा, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मगर वो उस वेक्टर का डायरेक्शन को दिखाता है। मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है ना। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। जब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर, फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, क्या नहीं, वो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा आपको। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वही डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। फिगर से अभी बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है ना। जब यूनिट वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ए लगा के इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, बी लगा के इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, सी लगा के कैप लगा देते हैं, ठीक है ना। या इस पर आई लगा के कैप लगा देंगे, जे लगा के कैप लगा देंगे, के लगा के कैप लगा देते हैं। हाँ, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं ए कैप। ये है क्या, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करेंगे तो 3 डायरेक्शन होता है। जैसे आपका एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर किसी को दिखाना होगा तो आई कैप लगा देंगे, वाई एक्सिस पर दिखाना होगा तो जे कैप लगा देंगे, और जेड एक्सिस पर दिखाना होगा तो के कैप। मतलब बाहर की तरफ दिखाना है तो आपको के कैप लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जैसे आप 3 एक्सिस को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब ले रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होगा इधर, नेगेटिव वाई एक्सिस भी होगा इधर, ठीक है ना, और नेगेटिव जेड एक्सिस भी होगा इधर, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जब हम आएंगे तो इधर दिखाएंगे माइनस आई कैप, ठीक है ना। नेगेटिव वाई में जाएंगे तो माइनस जे कैप, और नेगेटिव जेड में जाएंगे तो माइनस के कैप। जेड जैसे जेड बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ होगा तो माइनस के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई आदमी चल रहा है, जैसे प्लेन, जैसे जमीन पर आप चलेंगे तो 2 डायरेक्शन तो आपका होगा ही, तीसरा डायरेक्शन ऊपर में होगा, है ना। और बीच वाला जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन नहीं है, वो तो उसका फॉर्म हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। तो 3 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कोई प्लेन जैसे उड़ेगा ऐसे बीच में, तो तीनों के बीच में ना होगा, उसको 3 एक्स वाई जेड एक्सिस को रेक्टेंगुलर फॉर्म बोला जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का एक नाम रखा गया है मैथमेटिक्स में, रेक्टेंगुलर फॉर्म। हाँ, 3D हो गया, एक्स वाई जेड होगा 3D, एक्स वाई होगा तो 2D हो गया, सिर्फ एक्स होगा तो 1D हो जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड में अगर नेगेटिव लेंगे तो 4, 5, 6D हो जाता है ना, 6G तक जाता है आपका, ठीक है, इस तरह से। चलो इसको इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी वेक्टर के बारे में आपको बताया गया कि वेक्टर में 2 चीज़ होता है। जैसे वेक्टर आप पढ़ते हैं तो वेक्टर में 2 चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मतलब फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे उसमें 2 चीज़ जरूर आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों एक साथ आता है तो वेक्टर कहलाता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा तो स्केलर कहलाता है। क्या इसका मतलब है कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड को मॉड में दिखाते हैं और डायरेक्शन को कैप में दिखाते हैं। क्या, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो यूनिट वेक्टर में जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए वेक्टर बाई
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। मतलब एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे, जैसे एक वेक्टर है तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये साइन जो है इसको बोला जाता है मॉडुलस। ये मैथ में पढ़ना है, मॉडुलस 9th में पढ़ना था, आप लोगों को सिलेबस से हटा दिया है, अब 11th में पढ़ना है। इनइक्वलिटीज चैप्टर जब पढ़िएगा तो वहीं से बताया जाएगा मॉडुलस के बारे में, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब होता है मात्रा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे किसी भी वेक्टर को, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, हाँ उसी के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं, 2 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक आदमी यहाँ से चला और इस डायरेक्शन में आया, मतलब यहाँ पर ए तक आया, ओ से चल के, है ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। ये एंगल इस पर बना रहा है थीटा, एंगल क्या बना रहा है, थीटा। जैसे एक्स एक्सिस से चला होगा तो कुछ एंगल लेकर चला होगा, है ना। तो जिसके साथ थीटा बना रहता है उसको लिखते हैं कॉस थीटा। जैसे इस वेक्टर को जब हम इस एक्सिस पर लाएंगे तो इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। इसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा। और वाई एक्सिस पर जब लाते हैं तो इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं ए साइन थीटा। मतलब जिसके साथ एंगल बना रहेगा कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहेगा साइन थीटा लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं, प्लस आई कैप, और वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, प्लस जे कैप, ठीक है ना। जैसे देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आप 9th 10th में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया गया होगा आपको कि जैसे थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो ओ ए बी, स्विच दे दीजिएगा सारा, पंखा उंखा का लाइट उठाएगा तो जलने लगेगा, ठीक है। ओ ए बी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, क्या, ये आपका बेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है आपका ए बी, ये इसके पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पढ़े होंगे 10th में। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना हो गया, ओ बी। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ओ बी साइन थीटा। और ए बी जो लाइन है ये ना है, इसके पैरेलल है ए वाई के, जिसको हम ए वाई लिखते हैं, ये ना ए वाई है आपका। तो ए वाई इसको लिखेंगे, मतलब वाई कंपोनेंट हो गया। और ओ बी ये लाइन जो आप लिख रहे हैं ए वेक्टर, है ना, तो इसी को नाम ए लिखेंगे, ए साइन थीटा, इसलिए इसको ए वाई लिखा जाता है। मतलब ए वाई का वैल्यू वाई कंपोनेंट कितना हो गया, ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम निकाले हैं इसका वैल्यू। अब इतना निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल जिसके साथ रहेगा कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं रहेगा साइन थीटा, बस इतना याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इतना काम करिएगा तो टाइम खराब होगा आपका, क्या, ये समझने के लिए हम बता दिया ऐसे। अब यहाँ पर बात करते हैं इस फिगर में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, ओ ए बेस है, हाइपोटेनस क्या है, ओ बी है, ठीक है ना। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ बी इंटू कॉस थीटा। तो ओ ए का जो वैल्यू आपका है, ओ ए आपका क्या है, बेस है। तो बेस मतलब एक्स के साथ है ना, एक्स एक्सिस के साथ बेस है आपका, तो इसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे। ओ बी का वैल्यू ए है तो ए कॉस थीटा, मतलब ये निकल गया आपका एक्स कंपोनेंट। मतलब कोई भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में इजीली आप तोड़ सकते हैं, जिसके साथ एंगल रहेगा कॉस थीटा और जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा साइन थीटा। अब वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ये वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप और वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगेगा, जे कैप। जिसके साथ डायरेक्शन रहेगा उसी के साथ दिखाना है। जैसे एक्स एक्सिस पर होगा तो आई कैप और वाई एक्सिस पर होगा तो क्या लिखेंगे, जे कैप। जैसे ये एक्स एक्सिस पर ये है ना तो आई कैप और वाई एक्सिस पर तो क्या लिखते हैं, जे कैप। अब वैल्यू जब आप रखिएगा तो ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप और ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा जे कैप। इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस गिवन वेक्टर्स। मतलब ये वेक्टर फॉर्म का क्या कंपोनेंट फॉर्म हो गया, कंपोनेंट फॉर्म हो गया गिवन वेक्टर्स का, ठीक है ना। दिस इज द
कंपोनेंट फॉर्म्स विथ यूनिट वेक्टर, किसके साथ है? यूनिट वेक्टर के साथ। अब बिना यूनिट वेक्टर के ये निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यूनिट वेक्टर क्या सिर्फ दिखा रहा है? डायरेक्शन। आई का काम क्या है? सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है, दोनों चीज़ें। अब जैसे कोई भी सामान को आप खींचते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि आप खींचते हैं तो एकदम सीधे उठ के चला आता है। वो एक्स में भी फोर्स लगता है, वाई में भी फोर्स लगता है। वाई वाला फोर्स जो लगता है वो वेट को बैलेंस करता है। जैसे ऊपर जो फोर्स लगता है वो वेट उसको बैलेंस कर देता है, इसलिए वो ज़मीन पर आता है। और जैसे ही ज़मीन से उड़ेगा, जैसे गाड़ी बहुत स्पीड चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी। तो एक्सीडेंट क्यों होता है? गाड़ी क्यों पलट जाता है? जो ऊपर जो फोर्स लग रहा था और नीचे जो फोर्स लग रहा था वो अनबैलेंस हो गया। या तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया या नीचे वाला ज़्यादा हो गया। क्या? नीचे वाला ज़्यादा होगा तो कीचड़ में जाकर बैठ जाता है ना, ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो हवा में उड़ के पलट जाएगा, जैसे पहाड़ पर गाड़ी उलट जाता है। क्या? तो वहाँ पर फोर्स कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं काम करता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब डायरेक्शन में काम करता है। वही नेट फोर्स जो होता है जीरो हो जाता है एक्स वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस वाला फोर्स की वजह से गाड़ी चलने लगता है या उसके बीच वाला की वजह से गाड़ी चलने लगता है। तो वो तो सब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे ही, फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे तो पूरा इसी के बारे में चलेगा। मैं इसका यूज़ वहाँ भी होगा, ठीक है ना। तोड़ना आपको आना चाहिए, तोड़ने का तरीका समझा दिए। यहाँ भी यूज़ होगा जब 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर जब फोर्स पढ़ाया जाएगा, पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। तो उसे डेरिवेशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। डिराइव द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने के लिए क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, ठीक है ना। तो वहाँ भी इसका यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए ये चीज़ जो आप लिखे हैं ये सही है कि नहीं, ये चेक भी करना है। अब लिख तो दिए, क्या ये सही है? तो चेक कर लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए दोनों तरफ, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा इसका तो ये कितना होगा? जैसे ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? ओ ए का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लेते इसका नाम दे दीजिए बी, तो ये ओ बी का स्क्वायर प्लस आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मतलब? ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए मतलब हो गया ए और ओ बी का मतलब हो गया कितना? ए एक्स, और ओ ए बी का मतलब क्या हो गया? ए वाई। तो मतलब इसको आप इतना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। इस फिगर के हिसाब से बात करते हैं तो अब एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, ये वैल्यू रख के देखिए तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आप पढ़ चुके हैं 10th में, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर इंटू 1, मतलब कितना आ गया? ए आ गया ना, ये वैल्यू ए ही है ना। इसका मतलब ये रिलेशन आपका सही है जो आप रिलेशन ले रहे हैं। क्या? तो किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना होगा तो यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन। और ये कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब जिसके साथ एंगल बना रहेगा कॉस थीटा और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहेगा उसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। मतलब ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ये पता रहेगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको तरीके